गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं व्हाट इज लिक्विडेशन एंड हु इज द लिक्विडेटर और अकाउंट्स टू बी prepared at the time of liquidation. First of all, meaning of what do you mean by liquidation? Liquidation means जब कभी भी कोई भी कंपनी इंडिंग होता है तो इंडिंग के टाइम में जब उसका एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर क्या एसेट्स, अर्थात जब उसकी लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए उसकी संपत्ति से, तो उस केसेस को हम लोग क्या कहते हैं, लिक्विडेशन कहते हैं। इसका लिक्विडेशन इज ऑल्सो नोन एज वाइंडिंग अप। लिक्विडेटर वो पर्सन होता है जो मतलब किसी भी कोर्ट के द्वारा एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है और उस पर्सन के द्वारा जितना भी लिक्विडेशन का काम होता है, कंपनी का जो भी लिक्विडेशन करवाने का काम होता है, वो पूरा का पूरा वर्क जिस पर्सन के द्वारा फुलफिल किया जाता है उस पर्सन को ही हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं। तो लिक्विडेटर जो अपॉइंट होता है वो अपॉइंटमेंट होता है मेनली कोर्ट के द्वारा, और वो कोर्ट ही के संदर्भ में कोर्ट ही अपने अपने द्वारा पर्सन को अपॉइंट करता है, और वो उसको यह अथॉरिटी दी जाती है कि कोई भी कंपनी जब डूबती है तो उसको डूबने से रिलेटेड जितना भी वर्क है उस सभी वर्क को वो फुलफिल करता है। फुलफिल करने में सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहाँ पर आया है वो यही आता है, जो वो लिक्विडेटर जो प्रिपेयर करता है एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, उसको हम लोग कहते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। A final statement of account, it is prepared by the liquidator at the time of liquidation of company. जैसे कि अपने तरफ से हम एक यहाँ पर क्वेश्चन भी दिए हैं आप लोगों को समझने के लिए, और उस क्वेश्चन को ही हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इट इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी। बेसिकली हम लोग कह सकते हैं जो फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, और हम लोग पहले भी जानते हैं अकॉर्डिंग टू द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन आर बोथ एस्पेक्ट। प्रत्येक लेन देन का दो पहलू होता ही है, एक डेबिट होता है तो दूसरा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो डेबिट और क्रेडिट उसी कंसेप्ट के बीच, चूंकि ये कंपनीज है और कंपनी का क्रिएशन जो होता है, क्रिएट जो होता है, कंपनी का जो जन्म होता है वो बेसिकली रूल रेगुलेशन को ध्यान में रख करके ही होता है। ठीक उसी तरह से इस कंपनी का जब समापन होता है अर्थात लिक्विडेशन होता है तो वो भी रूल रेगुलेशन को ध्यान में रख करके ही किया जाता है। तो नॉर्मली तो या सिंपल वर्ड में, सिंपल शब्द में हम लोग यही कहते हैं कि एक्सेस ऑफ लायबिलिटीज ओवर एसेट्स, अर्थात जब किसी कंपनी का लायबिलिटीज ज्यादा हो जाए उसके एसेट्स से, तो वो अपने आप को कोर्ट के माध्यम से लिक्विडेट करवा लेता है। तो कोर्ट पर्सन नियुक्त करता है, जिस पर्सन को हम लोग डिस्कशन किए हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, जो उस पर्सन को हम लोग लिक्विडेटर कहते हैं, और वो लिक्विडेटर के द्वारा जो प्रिपेयर वो जो स्टेटमेंट बनाता है, वो जो फाइनल अकाउंट तैयार करता है, जिस फाइनल अकाउंट को हम लोग कहते हैं फिनेंशियल स्टेटमेंट, तो वो बेसिकली उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जिसको कि फर्स्ट पार्ट में हम लोग कहते हैं रिसिप्ट साइड, और सेकेंड पार्ट को हम लोग कहते हैं पेमेंट साइड। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है बेसिकली लेफ्ट हैंड साइड के लिए कि रिसिप्ट मतलब क्या क्या, वो रिसिप्ट इज ऑल्सो नोन एज मीन्स क्या, रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, अर्थात जब कोई लिक्विडेटर किसी भी कंपनी का एसेट्स मार्केट में ऑक्शन करता है, सेल करता है, तो उससे वो पैसा रिकवर करता है, जिसको हम लोग कहते हैं, उसके लिए वो रिसिप्ट हो गया। तो रिसिप्ट इज recorded on the left hand side of the financial statement of account, यानी liquidator financial statement of account। liquidator financial या final statement of financial कहें तो अच्छा है, यहाँ पर liquidator financial statement of account। financial statement of account और फिनेंशियल अकाउंट स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, हाँ इसमें हम
टू और बाय का यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आइटम इसमें होता है वो कैश आइटम को हम इंडिकेट करते हैं। फर्स्ट में कैश और बैंक या कैश और कैश इक्विवेलेंट आइटम को इसमें डिनोट करते हैं। तो किसी भी कंपनी, कोई भी कंपनी जब डूबती है तो उसका बैलेंस शीट में अगर अवेलेबल है कैश बैलेंस तो फर्स्ट हम लोग कैश और बैंक को यहाँ पर शो करते हैं। क्यों? क्योंकि कैश और बैंक ये ऑलरेडी रियलाइजेबल होता है, इसको रियलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो रिसिप्ट साइड में बेसिकली 4 पॉइंट पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। एक फर्स्ट कैश और बैंक, दूसरा अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस। हाँ, यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स मीन्स क्या, सिर्फ वही एसेट्स को हम लोग रियलाइज करेंगे जो एसेट्स किसी मॉर्गेज पर हम नहीं दिए हुए हैं या सिक्योरिटी पर नहीं दिए हुए हैं, क्योंकि उस एसेट्स पर हम लोग लोन नहीं लिए हुए हो, अर्थात विदाउट सिक्योरिटी। जो क्योंकि दो ही प्रकार का होता है, विद सिक्योरिटी और विदाउट सिक्योरिटी। तो वैसा एसेट्स जिसको कि हम सिक्योरिटी पर नहीं दिए हुए हैं, उन सभी एसेट्सों को उस लिक्विडेटर के द्वारा रियलाइज किया जाता है। इसमें सच एज हम लोग लिख सकते हैं जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, गुडविल, इट इज एटसेट्रा, ये सब एसेट्स को। थर्ड इसमें जो पॉइंट आता है जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल, अर्थात वैसा अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल। अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल मतलब क्या, जब कंपनी डूबती है तो वो उस शेयर होल्डर से डिमांड करती है कि भैया हम तो खुद डूब ही रहे हैं, अब जो मेरा जो पैसा आपके यहाँ ड्यूज है वो ड्यूज आप मुझे लौटा दो, ताकि हम अपने जो क्रेडिटर है उसको या अपना जो मेरा जो शेयर होल्डर है या जो भी पार्टी है उसको हम पेमेंट करेंगे। तो अगर वो पार्टी के तरफ से फुल अमाउंट रियलाइज हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको फुल अमाउंट रियलाइज करके उसको हम ऑर्डर कॉलम अर्थात अमाउंट वाले कॉलम में हम लोग इसको नोट कर देते हैं। तो ये हुआ। हाँ, अगर इन केस ऑफ टोटल अमाउंट नॉट रियलाइज फ्रॉम कॉल, इट मीन्स अगर कोई अमाउंट कोई शेयर होल्डर देने में मना कर देता है कि हमको अभी मेरा स्थिति ठीक नहीं है, हम आपको पैसा नहीं दे सकते हैं, तो इट इज कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं कॉल्स इन एरियर, उसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तब उस सिचुएशन में जो अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल आएगा उसको इनर कॉलम में दिखाएंगे और इसमें से लेस कर देते हैं हम लोग कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर, इस कॉल्स इन एरियर को हम लोग लेस करके और जो फाइनल अमाउंट होगा उसको हम लोग आउटर कॉलम में शो कर देते हैं। और लास्ट और सबसे लास्ट पॉइंट जो इसमें है वो यही है कि सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिट। अब यहां पर एक क्वेश्चन मेरे मन में आ रहा है कि व्हाट डू यू मीन बाय क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब मीन्स क्या, क्रेडिटर वो पर्सन जिसको कि कंपनी के द्वारा अमाउंट रिफंड करना है, मतलब लौटाना है, उस पर्सन को ही हम लोग क्रेडिटर कहते हैं। अब क्रेडिटर का भी यहाँ पर क्रेडिटर इज ऑल्सो क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरी। अब वहाँ पर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, पार्टली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, पार्शियली क्रेडिटर हो गया, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर हो गया, फिर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर हो गया। ये सब टाइप, वेरियस टाइप आप यहाँ पर देखोगे। तो यहाँ पर सवाल है कि अगर किसी को लोन, हम किसी भी पार्टी से लोन अगर हम 50,000 लिए, सपोज लोन अमाउंट मेरा कितना था 50,000, और उसमें हम जो अपना एसेट्स दिए थे वो सपोज करो आपको 60,000 का प्लांट एंड मशीनरी दिए थे उस लोन पर, तो इसका मतलब हुआ जो ये मेरा फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर हो गया। क्यों? क्योंकि जितना लोन हमने लिए उससे मैक्सिमम हम उसको सिक्योरिटी दिए। हाँ, अगर यहाँ पर ये मिनिमम हो जाता है, मतलब 50,000 से अगर वो 40,000 रुपया यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी हो जाता है, इट इज कॉल्ड पार्शियली सिक्योर क्रेडिटर। तो इस सिचुएशन को मुझे समझना पड़ेगा, फिर से हम एक बार रिपीट कर देना चाहेंगे कि अगर लोन अमाउंट से एक्सेस सिक्योरिटी दिए इट इज कॉल्ड फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, और अगर लोन अमाउंट से कम हम दिए सिक्योरिटी इट इज कॉल्ड पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर। और
जो इस सिक्योरिटी के कैटेगरीज में नहीं आता है उसको हम लोग अनसिक्योर्ड कैटेगरी, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के टर्म से संबोधित करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सन्डी क्रेडिटर हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया, एटसेट्रा। ये सब आइटम को हम लोग अनसिक्योर्ड क्रेडिटर में ट्रीट करते हैं। और फुल्ली और पार्शियली सिक्योर्ड क्रेडिटर में जो मैक्सिमम सिक्योरिटी दी है वो फुल्ली कैटेगरी में जाएगा, और जो लोन अमाउंट से कम सिक्योरिटी दी है वो पार्शियली में जाएगा। और सबसे लास्ट में आता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। प्रिफरेंशियल क्रेडिटर का मतलब यहाँ पर यह हुआ कि वैसा क्रेडिटर जिसको कि सबसे पहले अगर कोई कंपनी डूबती है, वाइंडिंग अप होता है या लिक्विडेशन होता है, तो उस सिचुएशन में जिस पर्सन को सबसे पहले हम पेमेंट करेंगे वही मेरे लिए हो जाएगा प्रिफरेंशियल क्रेडिटर। तो यहाँ पर यह चीज समझना है, जो प्रिफरेंशियल क्रेडिटर या चाहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर हो, इस सभी को हम लोग पेमेंट साइड, क्योंकि वो मेरा क्रेडिटर है और क्रेडिटर को हम लोग पेमेंट करते हैं, ठीक ना। तो याद रखना है यहाँ पर सरप्लस जो फोर्थ पॉइंट आता है इस साइड में, उसको हम लोग कहते हैं सरप्लस रिसीव फ्रॉम, सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। अब यहां पर अभी जैसे हम लोग डिस्कशन किए इसके बारे में, तो समझे थे जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर, जो मतलब लोन अमाउंट अगर 50,000 लिए और सिक्योरिटी 60,000 दे दिए, इसका मतलब हुआ 10,000 रुपया मेरा क्या हो गया, सरप्लस हो गया। तो वही 10,000 रुपया को हम लोग यहां पर क्या करेंगे, अमाउंट को ऑर्डर कॉलम में शो करेंगे। मतलब यहां पर साफ है, जो जब कभी भी कोई भी कंपनी लिक्विडेट होती है तो उस सिचुएशन में एक लिक्विडेटर के द्वारा जो फिनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर किया जाता है, उस फिनेंशियल स्टेटमेंट में जो लेफ्ट हैंड साइड में आता है वो मैक्सिमम 4 पॉइंट को ही, 4 हेड को ही हम लोग नोट करते हैं। पहला कैश और बैंक, दूसरा एसेट्स रियलाइज फ्रॉम वेरियस एसेट्स, थर्ड अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल, और फोर्थ में आ गया सरप्लस रिसीव फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। ये हो गया रिसिप्ट साइड का। और दूसरी तरफ जो पेमेंट साइड आता है उसमें सबसे पहले हम लोग लीगल एक्सपेंसेस को इंडिकेट करते हैं, फिर सेकंड पॉइंट आता है लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन का, फिर थर्ड पॉइंट आता है कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, फिर फोर्थ पॉइंट आता है मतलब डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं, फिर नेक्स्ट आता है प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, फिर नेक्स्ट आता है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फिर नेक्स्ट आता है शेयर होल्डर। और उसके बावजूद भी अगर कोई, ऐसा तो केसेस जनरली नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर कोई अमाउंट बच जाता है, इट इज कॉल्ड सरप्लस। और सरप्लस भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है शेयर होल्डर के रेशियो में। अब शेयर होल्डर में वहां पर इक्विटी शेयर होल्डर और प्रिफरेंस शेयर होल्डर 2 प्रकार के होते हैं, और उसमें भी सबसे पहले प्रिफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट होता है, उसके बाद फिर इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट किया जाता है। तो ये सब इससे रिलेटेड था, रिसीप्ट साइड और पेमेंट साइड लिक्विडेशन केसेस में। अब थोड़ा हम लोग देख लेंगे जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिकल दिए हैं, उस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे और उसमें समझेंगे कि इसका सॉल्यूशन कैसे किया जाता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोगों को क्या प्रिपेयर करना है, तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, जो कंपनी वेंट into voluntary liquidation of rupees 3,50,000 were received from its assets। अर्थात जो वो कंपनी का जो लिक्विडेशन होता है, यहाँ पर एक चीज और है कि वॉलेंट्री लिक्विडेशन भी होता है और वहां पर एक कोर्ट के द्वारा भी लिक्विडेशन किया जाता है। तो वहां पर हम लोग को जनरली इसमें बीकॉम के लेवल में, इस सिलेबस में ये जो पढ़ना है वो ओनली फॉर वॉलेंट्री लिक्विडेशन ही पढ़ना है। तो इसमें यहाँ पर वॉलेंट्री लिक्विडेशन का क्वेश्चन है ये, और पहला ये इंडिकेट कर रहा है कि 3,50,000 इट इज रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स। तो यहाँ पर ये फॉलोइंग वाज द पोजीशन। अब उस कंपनी का ये पोजीशन हो गया। अब पोजीशन में फर्स्ट है शेयर कैपिटल, सेकंड प्रिफरेंशियल क्रेडिटर, थर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, फोर्थ डिवेंचर होल्डर, फिफ्थ लिक्विडेटर रिम्यूनरेशन। तो देन आफ्टर प्रिपेयर द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर।
तो ये चीज करना है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस इन केस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी तो मुझे सिर्फ दो ही पॉइंट को फोकस करना है। क्या? तो लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट जो प्रिपेयर किया जाता है उसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग जो देते हैं वो अभी ये जैसे कि हम लोग अभी डिस्कशन किए जो ओनली फॉर 4 आइटम पर हम लोग फोकस करेंगे, और राइट हैंड साइड में भी वो आइटम है जैसे लीगल एक्सपेंसेस, लिक्विडेटर रिमनेशन, कॉस्ट ऑफ लिक्विडेशन और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, डिवेंचर होल्डर को पेमेंट करते हैं, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं। तो इस तरह से देन आफ्टर डिविडेंड अगर होता है तो उसको पेमेंट करते हैं, देन आफ्टर शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं। तो ये चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा। हाँ, अब इसका मतलब ये कतई नहीं है, किसी भी स्टूडेंट को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए जो चलो भैया रिसिप्ट में हम 5 लाख किए और उसको पेमेंट हम कर दें। जी नहीं, उसको पेमेंट करना तो है ही, लेकिन उस सीक्वेंस को मेंटेन करना है। जो सीक्वेंस दिया हुआ है, जो फर्स्ट में लीगल एक्सपेंसेस है तो लीगल एक्सपेंसेस को ही पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो ये सब चीज है, इसी तरह से आप लोगों को देखना पड़ेगा। अब यहां देखिए, यहां पर हम लोग प्रिपेयर करेंगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। अब यहां पर लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट अकाउंट, डेट है तो डेट भी इन केस ऑफ, यहां पर हम लोग एक वर्ड लिख देंगे इन वॉलेंट्री लिक्विडेशन, वॉलेंट्री लिक्विडेशन यहां पर नोट कर देना है। और इसके बाद जैसे हमने बताए हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का यूज करना है मुझे। यहां पर 2 बाय का यूज कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जनरली नहीं कीजिए तो भी ठीक है और कीजिए तो भी ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड इज कॉल्ड रिसिप्ट साइड और राइट हैंड साइड इज कॉल्ड पेमेंट साइड, अमाउंट, पेमेंट अमाउंट। तो यहां पर डेटा सबसे पहले हम लोग देखेंगे कैश और बैंक है कि नहीं, क्योंकि हम लोग पहले अभी रिसिप्ट साइड को क्लियर करेंगे, देन आफ्टर पेमेंट साइड को करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग देखेंगे कैश और बैंक है कि नहीं है। तो क्वेश्चन में नहीं है तो छोड़ देना है, लेकिन अगर रहे तो फर्स्ट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग कैश और कैश इक्विवेलेंट को इंडिकेट करते हैं। या नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए सेकेंड आइटम क्या है, क्या बताए थे, जो एसेट्स रियलाइज्ड, तो रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स, तो यहां पर एक वर्ड लिखेंगे अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम वेरियस एसेट्स। यहां कोई एसेट्स का या सिर्फ एसेट्स भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स इज ₹3,50,000। देन आफ्टर यहां पर और कुछ क्वेश्चन के हिसाब में तो कुछ ऐसा नहीं है, तो यही आपका टोटल हो जाएगा। अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम एसेट्स रिसीव्ड साइड 3,50,000। और उसके बाद हम लोग पेमेंट साइड में डिस्कशन करेंगे। तो पेमेंट साइड में लीगल एक्सपेंसेस तो है नहीं, तो इसीलिए इसको हम लोग को कुछ नहीं इंडिकेट करना है, छोड़ देना है। देन आफ्टर लिक्विडेटर रिमनेशन, तो लिक्विडेटर रिमनेशन है यहाँ पर 7,500। तो यहाँ पर फर्स्ट आइटम हो जाएगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ लिक्विडेटर रिमनेशन, सॉरी लिक्विडेटर रिमनेशन, लिक्विडेटर रिमनेशन इज ₹7,500। देन आफ्टर सेकेंड पॉइंट लिक्विडेटर रिमनेशन हो गया। अब यहाँ पर तो डिवेंचर होल्डर, यहाँ पर डिवेंचर होल्डर हम लोग लिखेंगे, देंगे, पेमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो है सो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है नहीं। तो नेक्स्ट जो आइटम आता है वो आपको डिवेंचर होल्डर को ही हम लोग पेमेंट करते हैं। डिवेंचर्स इज ₹2,50,000। हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना है, जो जहां पर वो अमाउंट खत्म हो जाए, मतलब कम हो जाए, क्लोज हो जाए, वहीं पर उस अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज हो जाएंगे। तो ये भी माइंड में पहले से हम लोग को सेट करके रखना पड़ेगा। जो 3,50,000 में से वो कर दे निकाल देना है। तो देखिए 3,50,000 रुपीज मेरे पास में रिसिप्ट साइड में आया, और इस रुपीज में से हम लोग ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं 7,500 माइनस 2,50,000। तो रिमेनिंग अमाउंट बच गया यहाँ पर 42,000। अब देखिए यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर कितना है हमारे पास में, कितना पेमेंट करना है, 41,000। तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर को यहाँ पर पेमेंट कर देना है। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज ₹41,000। अब यहां पर हम लोग को लेस करके देख लेना पड़ेगा एक बार, तो कितना अमाउंट रिमेनिंग बच गया।
2,91,298,500 ये टोटल हो गया पेमेंट साइड का। अभी तक हमने पेमेंट कर चुके हैं 00 51,500 रिमेनिंग अमाउंट बच गया यहाँ पर हम लोग के पास में। तो यहाँ पर 51,000 यहाँ पर रेस्ट अमाउंट हम लोग पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है अनसिक्योर क्रेडिटर 1,40,000। अब इसको सफिशिएंट पेमेंट नहीं हुआ तो ये भी कह सकते हैं जो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली यही था, जो व्हेन अमाउंट नॉट पेड टू क्या फुली पेड टू अनसिक्योर क्रेडिटर, मतलब अनसफिशिएंट यहाँ पर पेमेंट हो रहा है। किसको? तो अनसिक्योर क्रेडिटर को। क्यों? क्योंकि अनसिक्योर क्रेडिटर को मुझे पेमेंट करना था 1,40,000, बट यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल अमाउंट जो है वो 51,500 ही है। तो लास्ट में हम लोग उसी को पेमेंट करके यहाँ पर क्लोज कर देना है अनसिक्योर क्रेडिटर, और इसी को हम लोग बैलेंसिंग फिगर शो कर देना है। बैलेंसिंग फिगर दे करके 51,500 यहाँ पर 3,50,000 यहाँ पर बोथ साइड इक्वल हो गया। और इस तरह से यहाँ पर ये जो प्रॉब्लम था उसको हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।